Hello friends, today we are going to discuss our chapter number 3 that is major philosophies of the world. हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 के अंदर हमने स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स को कवर करे थे, मीनिंग ऑफ धर्म, वैदिक फिलोसफी एंड जैनिज्म फिलोसफी। तो देखो इस चैप्टर के अंदर जैनिज्म, वैदिक फिलोसफी, जैनिज्म एंड बुद्धिस्ट फिलोसफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस पार्ट के अंदर हम सारी बची हुई फिलोसफीज को हम कवर करेंगे, बुद्धिज्म, जोराइट्रिज्म, जुडिज्म और कॉन्फ्यूनिज्म। तो इस वीडियो के अंदर हम PY2 को भी सॉल्व करेंगे साथ के साथ। मैंने मैप को कवर करा दिया है पहले वाले पार्ट में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो देखो हमने मैप कंप्लीट करा था सभी फिलोसफीज का। देन हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन के बाद हमने धर्म को समझा था, क्या मतलब होता है धर्म का। वैदिक फिलोसफी भी हम पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद फीचर्स भी हमने पढ़ लिए। देन जैनिज्म फिलोसफी को भी पढ़ लिया। देखो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इंपॉर्टेंट है बिकॉज PY2 के अंदर सिर्फ यहीं से ही क्वेश्चन आ रहे हैं इन दो टॉपिक्स के अंदर, वैदिक फिलोसफी और जैनिज्म एंड बुद्धिज्म फिलोसफी से। तो देखो कल एक क्वेश्चन रह गया था। तो देखो HBSC ने जो सैम्पल पेपर आया है 2025-26 का, उसके अंदर क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का कि ब्रीफली एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ जैनिज्म एंड महाभारत। तो यानी कि ओरिजिन आपने एक्सप्लेन करवाना है, तो आप ये वाली पॉइंटर्स लिख सकते हैं। देन जो 5 महाभारत जो थे वो मैंने आपको बता दिए थे, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, अब बुद्धिज्म को समझते हैं। तो देखो बुद्धिज्म के फाउंडर थे महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल के अंदर, नियर कपिलावस्तु इन 563 BC के अंदर। यानी नेपाल के अंदर एक जगह है लुम्बिनी और एक कपिलावस्तु के पास है। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था 563 BC के अंदर। ये कैपिटल थी उस टाइम पे साख्या रिपब्लिक की। इनके फादर का नेम सुद्धोधन था, जो कि हेड थे साख्यागण के। इनकी मदर का नेम महादेवी था और इनके बचपन का नेम सिद्धार्थ था। जैसे कि जैनिज्म के अंदर महावीर स्वामी का नेम क्या था, वर्धमान था, वैसे ही बुद्धिज्म के अंदर महात्मा बुद्ध का चाइल्डहुड नेम था सिद्धार्थ। तो देखो ये मैंने आपको हिस्ट्री की बुक में देखोगे ये लाइन, बहुत सारी लाइन होगी, आप ये एक स्टोरी की तरह आपको समझना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक पॉइंट आप मिस कर दोगे। जैसे कि हम स्टोरी पढ़ते हैं, तो स्टोरी पढ़ते तो कोई भी एक पॉइंट मिस हो जाते तो हमें स्टोरी समझ नहीं आती है। तो इस पॉइंट इसमें से इस स्लाइड में से कोई भी पॉइंट आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा फिर। तो देखो समझ लेते हैं हम। फादर सुद्धोधन थे, इनके मदर का नेम महादेवी था और इनके चाइल्डहुड का नेम सिद्धार्थ था। जब ये 80 की एज हुई थी उनकी, तब गौतम बुद्धा लेफ्ट हिज बॉडी एट कुशीनगर नियर गोरखपुर इन 483 BC। तो यानी कि इनकी डेथ हो गई थी कुशीनगर के अंदर, और इसी इवेंट को, इनकी डेथ की इवेंट को बोला गया महापरिनिर्वाणा। जब ये 29 की एज के थे, इन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ दिया था, अपने साम्राज्य को छोड़ दिया था और ये नॉलेज की सर्च में चले गए थे। जब इन्होंने घर को छोड़ा, घर छोड़ने की इवेंट को इन्होंने महाभिनिष्क्रमण बोला, जिसे रेनोसिएशन भी बोलते हैं। यानी कि घर छोड़ने वाले इवेंट को महाभिनिष्क्रमण बोला, और जब इन्होंने अपनी बॉडी का त्याग कर दिया, तब उस इवेंट को इन्होंने महापरिनिर्वाणा बोला। तो देखो सबसे पहले ये गए अलार कलम के अंदर। अलार कलम एक जगह है, तो पहले वहां गए नॉलेज को गेन करने के लिए। तो इनके साथ ये अकेले नहीं थे, इनके साथ 5 साथी भी इनके साथ गए थे। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर निर्जाना नियर उरुवेला। उरुवेला के पास एक रिवर थी निर्जाना, तो वहां अपने साथियों के साथ गए नॉलेज गेन करने के लिए अलारम कलम की जगह पे। बट इन्हें वहां पे नॉलेज नहीं मिली, सॉरी, नॉलेज भी नहीं मिली, और इनके जो 5 कंपेनियंस थे उन्होंने इनको छोड़ दिया। तो उसके बाद जो महात्मा बुद्ध थे वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, इन्होंने मेडिटेशन करी 7 दिन तक इन्होंने मेडिटेशन करी अंडर पीपल ट्री के नीचे, और इन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन को अटेन कर लिया। यानी कि इन्होंने नॉलेज को प्राप्त कर लिया ऑन द फुल मून डे ऑफ वैशाख के महीने के अंदर। जब फुल मून डे था, तब उस दिन उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन को अटेन कर लिया, और उसके बाद से ही इन्हें बुद्ध बोला गया। तो देखो पहला नेम तो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के बाद जब इन्होंने एनलाइटमेंट ले लिया, तो उसके बाद इन्हें बुद्ध बोला गया। और जो ट्री था पीपल ट्री, जिसके नीचे 7 दिन बैठ के महात्मा बुद्ध ने एनलाइटमेंट ली थी, तो उस ट्री को बोला गया बोधि ट्री, और उस जगह को बोला गया बोध गया। तो ये जो इवेंट था इनके लाइफ का, इसे बोला गया संबोधि। तो इन्होंने अपना पहला सरमन यानी अपनी पहली स्पीच दी 2 बंजारा को, जिनका नाम था तपसू एंड मलिक, और उनके साथ इनके 5 कंपेनियंस भी थे। तो यानी कि इन सभी को इन्होंने अपनी पहली सरमन दी सारनाथ के अंदर। सारनाथ एक जगह है, तो इसी इवेंट को इन्होंने धर्म चक्र बोला है। नेक्स्ट 4 इवेंट इनकी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट थे। पहले थे रेनोसिएशन। रेनोसिएशन हमने पढ़ा ना कि अपनी घर को छोड़ देना, इस इवेंट को इन्होंने रेनोसिएशन बोला। देन इन्होंने स्पीच दी तपसू, मलिक एंड 5 कंपेनियन को। तो पहली सरमन हम इन्होंने इन
बंजारास और 5 कंपेनियंस को दी थी और इसी इवेंट को धर्म चक्कर बोला गया, दैट इज टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म। फिर इसके बाद इन्होंने कंप्लीट निर्वाणा को अटेन कर लिया था एट द एज ऑफ 80 नियर कुशीनगर। तो देखो पिछले साल का PYQ के अंदर भी पूछा गया महात्मा बुद्ध वॉज बोर्न इन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 563 BC। नेक्स्ट, ये स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं। तो 4 नोबल ट्रुथ बताए थे इन्होंने और अष्टांग मार्ग बताए थे कि 8 ओल्ड पार्ट क्या हो सकते हैं और 10 एथिकल प्रैक्टिसेस इन्होंने बताई थी। तो पहले 4 नोबल ट्रुथ इन्होंने क्या बताया कि सफरिंग्स की, ये जो दुख है वो हमारी लाइफ में क्या क्या है, जैसे कि जन्म लेना, मृत्यु हो जाना, हैप्पीनेस एंड सोरो, ये सब सफरिंग्स है दुनिया के अंदर। तो इन्होंने फिर बताया कि इसका कारण क्या है, कोज ऑफ सफरिंग क्या है, वो है तृष्णा। तृष्णा यानी कि अपनी डिजायर। नेक्स्ट इज सेंसेशन ऑफ सफरिंग, मतलब कि हम क्या इसको रोक सकते हैं। तो हाँ, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं जब हम अपने डिजायर्स पे कंट्रोल करेंगे, हम अपनी इच्छाओं पे अंकुश लगाएंगे। तो हम क्या तरीके अपना सकते हैं सफरिंग को रिमूव करने के लिए, तो वो इन्होंने 8 फोल्ड पाथ बताए हैं जिसे अष्टांग मार्ग बोला है कि यानी कि इन 8 पाथ को फॉलो करके हम सफरिंग को खत्म कर सकते हैं। तो देखो पहला मार्ग है राइट अंडरस्टैंडिंग, की सही समझ रखो कि 4 नोबल ट्रुथ के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रुथ एंड अनट्रुथ, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या सही है हमारे लिए क्या गलत है, क्या पाप है और क्या पुण्य है। राइट थॉट, कि हमें सही सोचना चाहिए। टू स्टे अवे फ्रॉम क्रेविंग फॉर मेंटल, यानी कि हमारा मन कुछ बोलता है, हमारा जो माइंड है वो कुछ बोलता है, हमें मन की नहीं, हमें अपने दिमाग की सुननी चाहिए। नेक्स्ट राइट स्पीच, इन्होंने बोला कि ऑलवेज स्पीकिंग ट्रूथफुली एंड स्वीटली, हमेशा सत्य बोलो और स्वीटली बोलो। राइट एक्शन, यानी कि अपने जो डीड्स है, अपने जो भाव है उसको सच्चा रखो और अच्छे भाव रखो। नेक्स्ट राइट लिवलीहुड, अडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट मेथड फॉर वंस लिवलीहुड, की एप्रोप्रिएट मेथड को यूज करो जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं चोरी करके अपनी जिंदगी जीते हैं, तो ऐसा मत करो। राइट एफर्ट, यानी कि सही जगह अपने एफर्ट लगाओ, अपने खुद के ऊपर काम करो। नेक्स्ट राइट माइंडफुलनेस, यानी कि हमेशा अपनी गलतियों को याद रखो और आगे गलती करने से बचो। राइट कंसंट्रेशन, अपने माइंड को मेडिटेट करवाओ ताकि आपकी कंसंट्रेशन पावर स्ट्रॉन्ग हो सके। इन्होंने 10 एथिकल प्रैक्टिसेस बोला है, नॉन वायलेंस, अबेंडिंग सॉफ्ट बेड, ट्रूथ, नॉन स्टीलिंग, रेनोसिएशन ऑफ डांस एंड सिंगिंग, नॉट यूजिंग खुशबूदार पदार्थ यूज मत करो, डी अटैचमेंट, सब मोह माया है, सलाई ब्लेसी, नॉट ईटिंग, अनलिमिटेड फूड मत खाओ, रेनोसिएशन ऑफ वेल्थ एंड लस्ट, चमक धमक जो धन है आपको उसका त्याग कर दो। ठीक है। द नेक्स्ट प्रोपेगेशन ऑफ बुद्धिज्म इन द वर्ल्ड, की कैसे प्रोपेगेट हुई। तो देखो सेकेंड बुद्धिस्ट असेंबली के बाद बुद्धिज्म 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया था। पहला था हियाना एंड देन महायाना। हियाना के अंदर क्या था कि जो फॉलोवर्स होते थे उनका मानना था कि अगर हमने एक बार रूल्स बना दिया हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हमें उसको ओबे करना ही पड़ेगा। लेकिन जो महायाना था तो वो जो सपोर्टर्स होते थे महायाना के, उनका मानना था कि हम जो रूल्स बनाए हम उसको चेंज कर सकते हैं विद द टाइम। तो देखो डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी स्टार्ट हो गई थी 6th सेंचुरी BC के अंदर स्टार्ट हो गई थी और जब तक अशोका का साम्राज्य था तब तक ये फिलोसफी स्टेट में रही। तो यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्परर का नेम आएगा अशोका, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे बुद्धिज्म फिलोसफी को स्प्रेड करने के लिए। इन्होंने 84,000 स्तूपा बनाए थे और जो बुद्धिस्ट फिलोसफी थी उसको पिलर्स और इंस्क्रिप्शंस पे भी लिखवा दिया था। तो ये बुद्धिज्म फिलोसफी इंडिया के अंदर ही नहीं, चाइना, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सिंगापुर जैसी कंट्रीज में भी स्प्रेड हुआ था। तो जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है, ऐसा क्या हुआ कि वो एक्सटिंक्ट में आ गई, खत्म होने की तादार पे आ गई इंडिया के अंदर। तो इसके 2 कोर्सेज बता रखे हैं, पहला है इंटरनल कोर्स, सेकंड है एक्सटर्नल कोर्स। कि अंदर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया के अंदर उस टाइम पीरियड पे वैदिक फिलोसफी का ज्यादा कल्चर हमें देखने को मिला, जो मेजोरिटी लोग थे वो वैदिक फिलोसफी को यूज करते थे। तो जिसके कारण क्या हुआ, ड्यू टू विच बुद्धिस्ट फिलोसफी बिगेन टू फेड। और दूसरा रीजन बताया है एक्सटर्नल कोर्स। एक्सटर्नल कोर्स क्या था कि इन्वेजन्स होने लगे थे उस टाइम पीरियड पे, जैसे मोहम्मद गजनवी ने अटैक किया था, मोहम्मद गोरी का अटैक हुआ था, मोहम्मद बिन काशिफ, तो लोग इसमें बिजी हो गए थे तो बुद्धिज्म फिलोसफी को फॉलो नहीं कर पाए थे। तो देखो ये अटैक्स जो है ना हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नाउ 2023 के अंदर PYQ आया था द चाइल्डहुड नेम ऑफ महात्मा बुद्ध। मैंने आपको बताया था चाइल्डहुड नेम क्या है महात्मा बुद्ध का, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सिद्धार्थ। और अगर पूछा जाए कि महावीर स्वामी का चाइल्डहुड नेम क्या होगा तो आप बोलोगे वर्धमान। नेक्स्ट 2024 का PYQ है राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बारे में आपको लिखना है इन 3 मार्क्स। तो 3 मार्क्स के अंदर आप प्रोपेगेशन तो नहीं लिखोगे, आप ये नोबल ट्रुथ के बारे में तो नहीं लिखोगे, आप ये जो पूरी स्लाइड के जो पॉइंट्स मैंने आपको बता रखे आप इसको पैराग्राफ के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, 3 मार्क्स के अंदर। तो हर इवेंट को आपने इसके अंदर इंक्लूड करना है।
ठीक है, इवेंट को स्किप नहीं करना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जोरोएट्रिसिज्म। तो ऐसा बोला जाता है कि जोरोएट्रिज्म जो फिलोसफी थी वो ईरान के अंदर स्प्रेड हुई थी, और इसके जो फाउंडर थे वो थे प्रोफेट जाराथुस्ट्रा। तो प्रोफेट जाराथुस्ट्रा जो थे वो फाउंडर थे जोरोएट्रिज्म फिलोसफी के, और ईरान के अंदर स्प्रेड हुई थी। उनके मेन डिटीज थे सन, अर्थ, मून। तो जो जाराथुस्ट्रा फिलोसफी थी वो प्रिवेलेंट हुई थी ईरान के अंदर बिफोर इस्लाम, यानी कि ईरान के अंदर इस्लाम धर्म से पहले जाराथुस्ट्रा फिलोसफी स्प्रेड हो गई थी। तो जो जाराथुस्ट्रा थे वो बोर्न हुए थे अजेरबैजान के अंदर। इनके फादर का नेम पोशंपा था, इनकी मदर का नेम दुदुवा था, और इन्होंने 30 की एज में एनलाइटमेंट गेन कर लिया था ऑन माउंट सबलान के अंदर इन्होंने एनलाइटमेंट ले लिया था। जैसे महात्मा बुद्धा ने बोधि ट्री के नीचे एनलाइटमेंट लिया था, वैसे इन्होंने माउंट सबलान के अंदर एनलाइटमेंट ले लिया था। इनकी क्या टीचिंग्स है, इन्होंने बोला था कि जो हमारे कर्म है वही हमें डिसाइड करवाएंगे कि हम हेल में जाएंगे या हेवन में जाएंगे, यानी हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, हमारे कर्मों से ही पता चलता है। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि दुनिया के अंदर 2 पावर है, दैट इज डिवाइन एंड डिमोनिक पावर। जो सिंबल है डिवाइन पावर का उसे अहूरा मजदा सिंबल ऑफ डिवाइन पावर, यानी अच्छी पावर का जो सिंबल है उसे अहूरा मजदा है। और इन्होंने गॉड ऑफ फायर को मेन डीटी माना था। तो इसलिए जो पर्शिया के लोग रहते थे ना ईरान के अंदर, तो जो पार्शियन लोग थे उन्हें वर्शिपर्स ऑफ फायर बोला जाता था, कि जो फायर की पूजा करते हैं। और जो सिंबल था डिमोनिक पावर का, बुरी पावर का, वो था अहिरमान। अहिरमान क्या होता था, वो इंसान को डेविल बना देता था, राक्षस बना देता था, और उसको नरक में छोड़ देता था। तो देखो यहाँ पे फुनरल मेथड देखो इनका काफी डिफरेंट था पार्सिस का। ये क्या करते थे, डेड बॉडी को हाई टावर के ऊपर एक्सपोज कर देते थे, रख देते थे, और उस हाई टावर को बोला जाता था टावर ऑफ साइलेंस या फिर धकमा बोला जाता था। वे द वल्चर्स यूज्ड टू ईट देम। तो यानी कि फिर बाद में जो पशु पक्षी आते थे वो उसको खाते थे। तो बाकी बची हुई डेड बॉडी की जो राख होती थी या जो भी क्रम्स बच गए डेड बॉडी के, तो उसे कलेक्ट करके उसे दफना दिया जाता था। नेक्स्ट इज जुडिज्म। जुडिज्म फिलोसफी ये प्रोपाउंडेड बाय प्रॉफिट अब्राहम। प्रोफाउंडेड का मतलब होता है कि किसने ये आइडिया दिया था इस फिलोसफी का, तो वो थे प्रॉफिट अब्राहम। और मोसेस इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ जुडिज्म। तो जो फाउंडर थे वो कौन थे, मोसेस एक इंसान थे जिसे फाउंडर ऑफ जुडिज्म समझा जाता है। नाउ जुइस एंटर इंडिया ऑन मालाबार कोस्ट ऑफ। जो जुइस लोग थे ये इजराइल के अंदर थे। तो जुडिज्म फिलोसफी इजराइल के अंदर फैली थी ना, तो फिर इंडिया के अंदर कैसी स्प्रेड हुई, इंडिया के अंदर मालाबार कोस्ट से ये लोग आए। तो जो हिंदू जो राजा होते थे, इन्होंने ज्विश के लीडर को जोसेफ बोल दिया था। तो देखो ओरिजिन समझते हैं, ज्विश, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम कंसीडर्ड अब्राहम एज देयर ग्रैंडफादर। जो मुस्लिम लोग हो गए या फिर जो क्रिश्चियन लोग हो गए या ज्विश हो गए, तो वो अब्राहम को अपना ग्रैंडफादर समझते, अपने दादा समझते थे। और हजरत अब्राहम यानी कि इन दादाजी के 2 बेटे माने गए हैं, हजरत आइसैक एंड हजरत इस्माइल। तो इन 2 बेटे माने गए, हजरत आइसैक और हजरत इस्माइल को। तो जो अब्राहम के जो ग्रैंडसन है, यानी कि ये इनके बेटे हो गए, ठीक है। तो इनके बेटे के जो बेटे होंगे उन्हें जैकोब बोला गया, और उनके जैकोब का जो बेटा होगा उसे जुड़ैह बोला गया। नेक्स्ट जो मोसेस थे, जो फाउंडर थे जुडिज्म के, तो वो बोर्न हुए थे उस टाइम पे जब इजिप्ट के अंदर पैरो का टाइम पीरियड था, जब मोनार्किया सिस्टम चलता था। तो ऐसा माना जाता है कि इनकी मदर ने इन्हें नाइल रिवर में फेंक दिया था। इसके बाद जो पैरो की वाइफ थी, पैरो की वाइफ ने इन्हें उठाया, इनका पालन पोषण करा, और उसके बाद ये प्रिंस ऑफ इजिप्ट बन गए थे। तो इनके अकॉर्डिंग क्या थे कि गॉड एक ही है, और वो मैसेजेस सेंड करते हैं मैसेंजर्स के द्वारा। इनका मानना था कि जो गॉड है वो हमें मैसेजेस देते हैं थ्रू मैसेंजर्स। और जो ज्विश टेक्स्ट था तनाक, तो जो तनाक था वो हिब्रू लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था, और इसे फर्स्ट हाफ बाइबल समझा जाता है क्रिश्चियन का। तो जो इसके अंदर जो गॉड होता था उसे जिबोहा बोला जाता था, और जो प्रिस्ट होता था, जो पंडित होता था, उसे राबी बोला जाता था, और जहाँ पे पूजा करते थे उस प्लेस को साइनागोग बोला जाता था। तो टीचिंग्स ऑफ ज्विश फिलोसफी की क्या टीचिंग्स थी, इन्होंने बोला था कि तुम किसी और गॉड को नहीं मानोगे सिवाय मेरे, और 6 दिन तक तुम काम करोगे, और जो 7वां दिन होगा उसमें तुम रेस्ट करोगे, और वो जो 7वां दिन होगा वो डेडिकेट होगा लॉर्ड को, भगवान को, वो भगवान के लिए वो समर्पित होगा। और अपने बड़ों की, अपने पेरेंट्स की आप रिस्पेक्ट करोगे, और आप किसी को किल नहीं करोगे, आप कोई भी चोरी नहीं करोगे। तो देखो ये बाकी चीजें तो देखो सेम ही है सभी फिलोसफी की तरह। नाउ यू शैल नॉट कीप एन इविल आई ऑन योर नेबर हाउस एंड नेबर वाइफ, सर्वेंट, मेड सर्वेंट एंड हिज प्रॉपर्टी।
तो सिग्निफिकेंस ऑफ जेरूसलम, जेरूसलम क्या है, एक जगह है जेरूसलम, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है तो वो समझते हैं। जेरूसलम कैपिटल थी उस टाइम पे इजराइल की, इजराइल की कैपिटल क्या थी, जेरूसलम। तो ये जो सिटी थी वो बर्थ प्लेस मानी जाती है क्रिस्ट की, और जो मोसेस थे, जो फाउंडर थे इस रिलीजन के, तो वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते थे जूइस को, और जो फॉलोअर्स थे जुडिज्म के, इस्लाम के, क्रिश्चियनिटी के, तो उनका यहाँ पे होली टेम्पल्स भी बने हुए थे। तो नेक्स्ट हम समझते हैं कॉन्फ्यूशनिज्म। तो जो कॉन्फ्यूश थे वो माने जाते हैं कि इन्होंने इस फिलोसफी को बोर्न करवाया है, और इन्होंने लेसन दिया है मोरालिटी का टू द पीपल ऑफ चाइना। जो चाइना के लोग थे उन्हें मोरालिटी का लेसन दिया, यानी मोरालिटी मतलब क्या चीज़ सही है आपके लिए, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। तो जो लाइफ है कॉन्फ्यूशियस की वो कैसी थी, इनका जन्म हुआ था शानडोग रीजन ऑफ चाइना में, और 550 बीसी के अंदर, और हिज फादर डाइड इन चाइल्डहुड, ऐसा मान जाते हैं इनके फादर की डेथ हो गई थी इनके चाइल्डहुड में, और 17 की एज में इन्होंने गवर्नमेंट जॉब की थी। फिर इसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के इन्होंने टीचिंग करना स्टार्ट किया था, हिस्ट्री, पोइट्री, एथिक्स को। और जब इनकी एज 53 ईयर्स हुई थी तब ये गवर्नर बन गए थे सिटी के, और फिर बाद में इन्हें मिनिस्टर बना दिया गया था। और जब ये मिनिस्टर बने तो ये किसी को पनिश नहीं करते थे, इनका मानना था कि हम उस मैन के कैरेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट। तो इन्होंने क्या टीचिंग्स दी, इन्होंने बोला कि कॉन्फ्यूश जो थे वो सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है, समाज सुधारक थे। इन्होंने किसी भगवान के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया, और इनकी टीचिंग्स के कारण चाइना की सोसाइटी के अंदर, चाइनीज सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली। जो अथॉरिटी होती थी रूलर की, उन्होंने बोला कि जो रूलर की जो अथॉरिटी होती है वो होती है कि ऑर्डर्स दो, और जो रूल्ड होते हैं उनकी अथॉरिटी होते हैं कि वो उन ऑर्डर्स को फॉलो करें। सो दिस वॉज योर चैप्टर। आई होप you love this video. Thank you for watching my video. Till then keep learning, keep watching. आगे वाले चैप्टर्स की भी मैं वीडियो अभी अपलोड कर दूंगी।